नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एका बायोलॉजी जोन में। आज हम चर्चा करेंगे IUCN लाल सूची श्रेणियों यानी IUCN रेड लिस्ट कैटेगरीज के बारे में। और ये चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। बिल्कुल। आज का यह हमारा विस्तृत विश्लेषण विशेष रूप से CSIR नेट जीवन विज्ञान यानी लाइफ साइंस के विद्यार्थियों के लिए तैयार किया गया है। यह पूरा डिस्कशन पारिस्थितिकी और जैव विविधता के हमारे विस्तृत नोट्स पर आधारित है। हाँ, इकोलॉजी और बायोडायवर्सिटी एक ऐसा हिस्सा है जिससे हर साल सवाल आते ही हैं। सही कहा। तो ठीक है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं, क्योंकि देखिए यह विषय सिर्फ परीक्षा पास करने तक सीमित नहीं है। यह सीधे तौर पर हमारी पृथ्वी के भविष्य से जुड़ा है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। जब हम इन नोट्स को गहराई से देखते हैं तो मतलब ये साफ हो जाता है कि ये केवल परिभाषाएं रटने की बात नहीं है। एक जीव विज्ञानी के नजरिए से ये सूची हमें बताती है कि प्राकृतिक दुनिया में कौन सी प्रजातियां हमारे बीच से हमेशा के लिए गायब होने के कगार पर हैं। तो चलिए इसकी बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी IUCN की स्थापना 1964 में हुई थी। जी, 1964। हाँ, और इसे खतरे वाली प्रजातियों की दुनिया की सबसे व्यापक सूची माना जाता है। हमारे नोट्स बताते हैं कि ये सूची हवा में नहीं बनती, बल्कि इसके 4 मुख्य वैज्ञानिक स्तंभ हैं। बिल्कुल, और वो 4 स्तंभ बहुत ही ठोस हैं। पहला है जनसंख्या का आकार, दूसरा है गिरावट की दर, तीसरा भौगोलिक वितरण और चौथा है विलुप्त होने का जोखिम। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये कोई साधारण कैटलॉग नहीं है। इसे आप धरती का एक वैज्ञानिक थर्मामीटर मान सकते हैं। ये थर्मामीटर मापता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सी प्रजाति कितनी बीमार है। बीमार से आपका मतलब विलुप्त होने के जोखिम से है ना? मेरा मतलब वही है। जब वैज्ञानिक जनसंख्या के आकार या गिरावट का आकलन करते हैं तो वे सालों तक जंगलों और महासागरों में डेटा इकट्ठा करते हैं। ये एक बहुत ही कठोर वैज्ञानिक प्रक्रिया है। और यही कठोरता इस सूची को इतना प्रामाणिक बनाती है। अब अगर हम इस पूरी प्रणाली को एक सीढ़ी की तरह देखें तो हमारे सामने 9 अलग-अलग श्रेणियां आती हैं। 9 श्रेणियां, बिल्कुल। इस सीढ़ी के सबसे निचले पायदान पर NE है, यानी मूल्यांकन नहीं, और सबसे ऊपर का वो डरावना कदम है EX यानी विलुप्त। EX श्रेणी के बारे में बात करना हमेशा थोड़ा दुखद होता है। हाँ, तो चलिए इसी गंभीर हिस्से से शुरुआत करते हैं। EX यानी एक्सटिंक्ट। इस श्रेणी का तकनीकी अर्थ ये है कि अब कोई उचित संदेह नहीं बचा है कि उस प्रजाति के अंतिम व्यक्ति की भी मृत्यु हो चुकी है। मतलब वो हमेशा के लिए खत्म हो चुके हैं। सही कहा। व्यापक सर्वेक्षण किए गए, लेकिन दुनिया में कहीं भी कोई जीवित आबादी नहीं मिली। हमारे नोट्स में डोडो, पैसेंजर कबूतर और थाइलासिन का जिक्र है। सच कहूं तो पैसेंजर कबूतर का उदाहरण मुझे बहुत हैरान करता है। हैरानी होना लाजमी है। उत्तरी अमेरिका में एक समय इनके झुंड इतने बड़े होते थे कि आसमान काला हो जाता था। इनकी संख्या अरबों में थी। बहुत बड़ा सबक है कि किसी प्रजाति की भारी संख्या भी उसे सुरक्षित नहीं बनाती। ये तो बहुत ही डरावना सच है। और जब हम व्यापक सर्वेक्षण कहते हैं तो इसका मतलब सिर्फ 1-2 बार जंगल में जाकर देखना नहीं होता। बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि वैज्ञानिकों ने सालों तक हर मौसम में हर संभावित जगह को खंगाला है। तब जाकर भारी मन से किसी प्रजाति को EX घोषित किया जाता है। अब EX के बिल्कुल करीब जो अगली श्रेणी है वो है EW यानी जंगल में विलुप्त, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। ये श्रेणी EX से थोड़ी अलग है, लेकिन स्थिति इसकी भी बहुत खराब होती है। हाँ, हमारे नोट्स के अनुसार EW का मतलब है कि प्रजाति पृथ्वी से पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, लेकिन उनकी कोई प्राकृतिक आबादी जंगल में नहीं बची है। सही। वे अब केवल चिड़ियाघरों में, किसी कैद में या अपने ऐतिहासिक सीमा से बहुत दूर जीवित हैं। स्किमेटर सींग वाला ऑरिक्स इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जो मूल रूप से उत्तरी अफ्रीका में पाया जाता था। बिल्कुल। EW एक तरह से हमारी विफलता को दर्शाता है कि हमने उनका घर नष्ट कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ एक छोटी सी उम्मीद भी है। जो जीव कैद में बचे हैं वो एक जेनेटिक बैंक की तरह हैं। शायद भविष्य में उन्हें वापस जंगल में छोड़ा जा सके, जिसे हम रीवाइल्डिंग कहते हैं। हाँ, रिवाइल्डिंग। अब यहाँ से हम उस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं जो CSIR NET परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, खतरे वाली श्रेणियां यानी थ्रेटेंड कैटेगरीज। यहाँ विद्यार्थियों को डेटा और आंकड़ों पर खास ध्यान देना होगा। बिल्कुल। इसमें 3 मुख्य श्रेणियां हैं, CR, EN और VU। शुरुआत हम CR से करते हैं।
गंभीर रूप से लुप्तप्राय यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ये एक तरह का आपातकाल है। हाँ, इसका मतलब है तत्काल भविष्य में विलुप्त होने का अत्यधिक उच्च जोखिम। इसके आंकड़े बहुत सख्त हैं। 10 वर्षों या 3 पीढ़ियों में जनसंख्या में 90% से अधिक की गिरावट। 90% से अधिक, ध्यान दें। हाँ, ग्रेटर देन 90% गिरावट, या फिर जनसंख्या का आकार केवल 250 से कम परिपक्व व्यक्ति रह जाना। यहाँ परिपक्व व्यक्ति या मैच्योर इंडिविजुअल्स का मतलब समझना बहुत जरूरी है। मैं भी यही सोच रही थी। इसका मतलब कुल आबादी नहीं होता है ना? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब सिर्फ उन वयस्कों से है जो प्रजनन करके नई पीढ़ी को जन्म दे सकते हैं। अगर किसी झुंड में 500 जानवर हैं, लेकिन प्रजनन करने वाले सिर्फ 50 हैं, तो आबादी 50 ही मानी जाएगी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। और जो 3 पीढ़ियों वाली बात है, वो हर जीव के लिए अलग होती है। सही कहा। चूहे के लिए 3 पीढ़ियां कुछ सालों में गुजर जाती हैं, लेकिन हाथी के लिए इसमें सदियां लग सकती हैं। अगर हम सीआर के उदाहरण देखें, तो वाक्वीटा, घड़ियाल और अमूर तेंदुआ इसमें आते हैं। वाक्वीटा की संख्या तो शायद 10 या 15 ही बची है। हाँ, वाक्वीटा मेक्सिको की खाड़ी में मछली पकड़ने वाले जालों में फंसकर मर जाते हैं, और घड़ियाल भारत में प्रदूषण और रेत खनन का शिकार हैं। ये सच में एक आपातकाल है। इसके बाद अगली श्रेणी है EN यानी लुप्तप्राय, एंडेंजर्ड। ये निकट भविष्य में विलुप्त होने के बहुत उच्च जोखिम को दर्शाता है। इसके मानदंड सीआर से थोड़े कम हैं, लेकिन फिर भी बहुत चिंताजनक है। डेटा के अनुसार 70% से अधिक गिरावट या परिपक्व व्यक्तियों की संख्या 2500 से कम होना। 2500 से कम। एशियाई हाथी, ब्लू व्हेल और लाल पांडा इसके प्रमुख उदाहरण हैं। मुझे ये अजीब लगता है कि ब्लू व्हेल जैसा विशाल जीव भी इस खतरे वाली सूची में है। कभी-कभी विशाल आकार होना ही उनके लिए बड़ी मुसीबत बन जाता है। एशियाई हाथियों को विशाल जंगलों की जरूरत होती है, जो अब कट रहे हैं, जिसे हम आवास विखंडन कहते हैं। बिल्कुल। और ब्लू व्हेल का तो व्यावसायिक शिकार हुआ था। 20वीं सदी में उनके तेल के लिए उन्हें इतना मारा गया कि वे विलुप्ति के कगार पर पहुंच गईं। खतरे वाली सूची की तीसरी श्रेणी है VU यानी असुरक्षित, वल्नरेबल। यह भी एक बहुत ही नाजुक स्थिति है। इसका अर्थ है कि यदि खतरे ऐसे ही जारी रहें तो प्रजाति के लुप्तप्राय होने की संभावना है। यहाँ आंकड़े कहते हैं 50% से अधिक की गिरावट या 10,000 से कम परिपक्व व्यक्ति। विशाल पांडा, हिम तेंदुआ और ध्रुवीय भालू उसके अच्छे उदाहरण हैं। ध्रुवीय भालू का उदाहरण बहुत कुछ समझाता है। हाँ, इन तीनों श्रेणियों VU, EN और CR को एक साथ रखकर देखना जरूरी है। ये एक फिसलन भरी ढलान है। ध्रुवीय भालू आज व्यू में है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है। तो अगर बर्फ पिघलती रही तो वो तेजी से EN और फिर CR में फिसल सकते हैं। बिल्कुल यही होता है। एक प्रजाति असुरक्षित से गंभीर खतरे की तरफ कैसे बढ़ती है, ये उसका जीता जागता या यूं कहें कि दुखद उदाहरण है। यह वर्गीकरण सच में बहुत स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। अब खतरे वाली सूची से बाहर निकलकर उन श्रेणियों की बात करते हैं जो फिलहाल कम खतरे में हैं या जिनके बारे में हमें ज्यादा पता नहीं है। हाँ, NT और LC श्रेणियां। अगली श्रेणी है NT यानी निकट भविष्य में खतरे में, नियर थ्रेटेंड। ये वो प्रजातियां हैं जो अभी खतरे के मानदंडों को पूरा नहीं करती, लेकिन जल्दी ही खतरे में पड़ सकती हैं। जैसे कि जगुआर और मैदानी ज़ेब्रा। बिल्कुल। और इसके बाद है LC यानी कम से कम चिंता, लीस्ट कंसर्न। इनकी आबादी व्यापक है और विलुप्त होने का जोखिम कम है। घरेलू गौरैया और भूरा चूहा इसके उदाहरण हैं। चूहों की अनुकूलन क्षमता तो बेजोड़ है, वो हर परिस्थिति में ढल जाते हैं। लेकिन हमने देखा है कि भारत के शहरों से गौरैया भी कम हो रही है, फिर भी वो LC में है। ये एक अच्छा सवाल है। वैश्विक स्तर पर उनकी आबादी बहुत बड़ी है, इसलिए वो LC में है, लेकिन स्थानीय स्तर पर उनका कम होना हमें बताता है कि LC प्रजातियों पर भी नजर रखना जरूरी है। अब एक बहुत ही अहम सवाल आता है। दुनिया इतनी बड़ी है, उन जीवों का क्या जिनके बारे में हमारे पास जानकारी ही नहीं है? और यहीं पे आखिरी 2 श्रेणियां काम आती हैं, DD और NE। हाँ, DD यानी डेटा की कमी और NE यानी मूल्यांकन नहीं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये डेटा की कमी वास्तव में किस स्थिति को दर्शाती है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें, तो डेटा की कमी होना भी एक बहुत बड़ा अलार्म है। DD का मतलब ये नहीं है कि प्रजाति सुरक्षित है। तो इसका मतलब क्या है? इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि जोखिम का आकलन करने के लिए हमारे पास पर्याप्त जानकारी नहीं है, क्षेत्र अध्ययन की कमी है। गहरे महासागरों या घने जंगलों के जीवों के साथ अक्सर ऐसा होता है।
और NE का मतलब है कि IUCN द्वारा अभी तक आकलन ही नहीं किया गया है। बिल्कुल। पृथ्वी पर लाखों प्रजातियां हैं और संसाधनों की कमी के कारण सबका मूल्यांकन नहीं हो पाया है। तो इस सब का क्या मतलब है? हमने पूरी लाल सूची देख ली, लेकिन ये सब इतना महत्वपूर्ण क्यों है? हमारे नोट्स इसके महत्व को 5 मुख्य स्तंभों में समझाते हैं। हाँ, वो 5 स्तंभ बहुत ही स्पष्ट है। पहला है पहचान, यानी विलुप्त होने के जोखिम वाली प्रजातियों की पहचान करना। दूसरा है रणनीति। इस डेटा से संरक्षण रणनीतियां डिजाइन की जाती हैं। तीसरा है नीति। दुनिया भर की सरकारें पर्यावरण नीति और कानून बनाते समय इसी सूची का उपयोग करती हैं। बिल्कुल, जैसे कि संरक्षित क्षेत्र योजना बनाना, ये चौथा स्तंभ है जिसे हम प्लानिंग कहते हैं। और 5वां सबसे जरूरी स्तंभ है जागरूकता। ये जैव विविधता के नुकसान के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाता है। जब लोगों को पता चलता है कि उनका पसंदीदा जानवर खतरे में है, तो वो सरकार पर दबाव बनाते हैं। ये जागरूकता बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। ये एक बहुत ही परस्पर जुड़ा हुआ चक्र है। अब इस पूरी चर्चा को परीक्षा के नजरिए से देखते हैं। CSIR नेट के विद्यार्थियों के लिए ये सब कितना प्रासंगिक है? यूनिट 10 यानी इकोलॉजी में ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला विषय है। नोट्स भी यही बताते हैं। रेड लिस्ट की श्रेणियां, उनके मानदंड, खतरे वाली प्रजातियों का वर्गीकरण, ये सब उंगलियों पर याद होना चाहिए। खासकर वो आंकड़े जो हमने डिस्कस किए, 90%, 70% और 50% की गिरावट, ये सीधे मल्टीपल चॉइस सवालों में आते हैं। और लुप्त प्राय प्रजातियों के उदाहरणों का मिलान करने वाले सवाल भी बहुत आते हैं। बिल्कुल। और मैं विद्यार्थियों से कहूंगा कि आधिकारिक संदर्भों का ही अध्ययन करें। हाँ, हमारे नोट्स में कुछ महत्वपूर्ण संदर्भ दिए गए हैं, जैसे IUCN वर्जन 3.1, इसके अलावा प्राइम एक्ट 2014, सिंह 2014 और ग्रूम 2006 की किताबें। ये किताबें संरक्षण जीव विज्ञान के लिए बहुत ही बेहतरीन है। परीक्षा की तैयारी के साथ साथ विषय को गहराई से समझने के लिए ये संदर्भ बहुत काम आते हैं। तो आज हमने बहुत कुछ कवर किया, IUCN के इतिहास से लेकर विभिन्न श्रेणियों और उनके आंकड़ों तक। जाते जाते मैं विद्यार्थियों के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। जरूर, बताइए। हमने DD यानी डेटा की कमी वाली प्रजातियों की बात की। सोचने वाली बात यह है कि जो प्रजातियां DD श्रेणी में हैं, क्या वे वास्तव में सुरक्षित हैं या हम अनजाने में उन्हें खो रहे हैं? ये सच में एक बहुत ही गहरा सवाल है। विज्ञान में जो हमें नहीं पता होता, कभी-कभी वही सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। बहुत ही शानदार विचार। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।